तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानने वाले हैं बीम के बारे में, डिज़ाइन ऑफ बीम। बीम के डिज़ाइन हम कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो बीम के डिज़ाइन करने के लिए हमें, जैसे कि आपको पता होगा कि ऐसे करके बीम कैसा होता है, बीम कैसे होता है, कैसे बनता है, तो उसका डिज़ाइन करेंगे। जैसे मान लो कि ये हमारा बीम है और इस बीम में यहाँ दो, एक ऊपर कंप्रेशन जोन, नीचा टेंशन जोन होता है ना। तो यहाँ पे ये टेंशन जोन में हम रीबार रखती है, रेनफोर्समेंट रखती है ना। और ऊपर भी होता है ऐसे करके, और ऐसे करके क्या होता है, एक स्टीरअप से बांधा हुआ होता है ना। तो ऐसे करके एक बीम हो जाता है। और बीम का साइज होता है जिसका हम इसे बी बोलते हैं, विथ, और इसे डी, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, जिसे हम ओवरऑल डेप्थ कहते हैं। और ये जो मानो कि हमारा इसमें प्रोवाइड किया गया रेनफोर्समेंट रिबार हमारा 20 mm, 25 mm, 16 mm जितना का हो, और इसका जो डायमीटर है उसका सेंटर से लेके ऐसे करके डिस्टेंस और यहाँ ऊपर तक के डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और इसे हम कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ। और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम डी डैश करके लिखते हैं, और इसे कहते हैं इफेक्टिव कवर। और वैसे ही अगर स्टीरअप है, स्टीरअप से नीचे से लेकर यहाँ तक अगर बीम का एंड तक इस डिस्टेंस को अगर डी स्मॉल, इस डिस्टेंस को हम कवर, क्लियर कवर अथवा नॉमिनल कवर भी कहते हैं। और ये जो है डी डैश, ये तो हो गया हमारा, अब छोड़िए, ये हो गया हमारा डायमेंशन के बारे में इस बीम का। और इस बीम हमारा बना होता है ये रीबार रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करके और स्टीरअप, और इस बीच में हम यहाँ कंक्रीट रखते हैं। तो जैसे कि हमारा रीबार है, इसका ये हमारे कैसे दिया होगा, गिवन होगा, और नहीं हुआ तो भी हम निकालेंगे। जैसे गिवन रीबार का हुआ, रीबार को हम ऐसे डिनोट करेंगे एफ वाई से, और इसका वैल्यू दिया होगा। जैसे कि अब रीबार भी होता है माइल्ड स्टील। अब किस से है ये बना हुआ रेनफोर्समेंट, माइल्ड स्टील का है, टोर स्टील है, या टीएमटी है, जिसका भी हो। अगर माइल्ड स्टील हुआ तो उसका, जैसे माइल्ड स्टील का वैल्यू होता है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर में, इसका वैल्यू होता है। जैसे टोर स्टील होता है एक, उसका होता है 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वैसे ही टीएमटी बार भी होता है एक, उसका होता है 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसमें से कोई भी एक हमारा दिया होगा, गिवन होगा। अगर नहीं भी होगा तो हम ये जूम करके या निकालने के लिए बोला होगा वो हम निकाल देंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे गिवन है टीएमटी बार, या ई वैल्यू दिया होगा या टीएमटी बार कह के दिया होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो जैसे कि ये है तो इसका वैल्यू हमारा होगा 500 न्यूटन mm स्क्वायर। इस तरीके से हमारा एफ वाई, ये रीबार का वैल्यू दिया होगा, है ना। कौन से रीबार हमें कौन से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, वो हो गया। इसके बाद होगा एफ सी के, इसमें कंक्रीट, इस कंक्रीट को हम डोनेट करेंगे एफ सी के, है ना। एफ सी के, अब एफ सी के का वैल्यू होता है जैसे कि कौन से मिक्स बनाए हैं हम, M20, M15, M25, जैसे कि इस तरीके से हमारा ये भी कंक्रीट मिक्स होता है। जैसे M5 होता है एक, M10 होता है, M15 होता है, तो ऐसे M20 होता है, M25 होता है। इसके बाद डिज़ाइन मिक्स हो जाता है। तो इसी तरह से जैसे कि हमारा M20 दिया है, M20 कह के दिया है कि कंक्रीट हमें इसमें रखना है, तो M20 के लिए हमारा इसमें यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये तो हो गया मटेरियल का बात। इसके बाद हम आते हैं साइज पे, कि हमारा साइज
गिवन रहेगा, अगर नहीं गिवन रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमारा साइज कैसे होता है कि अब जैसे कि ये यहाँ पे हम डिनोट करते हैं विथ को बी से, बीम का कितना चौड़ाई है, विथ कितना है वो बी से, और डेप्थ कितना है सो वो कैपिटल डी से। तो जैसे कि बी और डी इसमें अब हम निकालना है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे मानो कि ये हमारा बीम है, ऐसे करके बीम होता है हमारा, और ऐसे कॉलम का सपोर्ट होता है ना, ऐसे करके हमारा कॉलम का सपोर्ट होता है नीचे बीम पे, और यहाँ ये सेंटर हो गया कॉलम का। और ये हुआ यल, जिसे हम ये बीम का क्लियर स्पान भी कहते हैं, स्पान और क्लियर स्पान हम इसे कह सकते हैं। और ये हमें कॉलम का विड्थ नहीं दिया रहता है, और हम इसे जूम करके चलते हैं 230 mm, ठीक है, ये होता है। तो एक हो गया एक क्लियर स्पान, जो हमारा बीम का लेंथ हो गया, स्पान कितना बड़ा है वो हमारे ये हो गया, और इस पे जो रखा होता है ये दोनों साइड कॉलम पे, लेकिन बीच का है डिस्टेंस को हम क्लियर स्पान कहेंगे। और क्लियर स्पान के साथ हम इसका इफेक्टिव डेप्थ निकालेंगे। जैसे कि हमारा अगर नहीं है इफेक्टिव, यहाँ डी नहीं गिवन है और चार इसमें से डायमेंशन हमारा बीम का गिवन नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि यल बाई डी को रेशियो हम कितना ले सकते हैं, तो 10:15 लेंगे, और इसमें से जैसे कि यल बाई डी इसके बीच में हम रेशियो लेंगे और 12 मान के चलेंगे। आप जितना भी 10 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, और यल का वैल्यू हमारा यहाँ से आ जाएगा, गिवन रहेगा। अगर नहीं हुआ तो भी हम 5 मीटर 6 मीटर ऐसे करके जूम करके हम करेंगे। और यहाँ से ये आ गया, और यहाँ से हमारा ये डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ हमारा बीम का निकल के आ जाएगा। और इफेक्टिव डेप्थ निकल के आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इफेक्टिव कवर डी डैश, ये हमारा गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे 50 mm मान लेंगे। और हमारा यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ भी आ गया, इफेक्टिव कवर भी आ गया, तो हम ओवरऑल डेप्थ निकाल सकते हैं। कैपिटल डी हम डी डैश प्लस डी करके कैपिटल डी हम निकाल लेंगे। और ये होने के बाद अब हमारा ये बीम का डेप्थ आ चुका है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, विड्थ निकालेंगे, ये बी। तो ये बी हम हमेशा डी का आधा ही लेके चलेंगे, डी का आधा। और ये हमारा आगे मानो 235, तो हम ऐसे करके 250 इसे बढ़ा देंगे। चाहे 275 आ गया तो हम 300 ऐसे करके इसका विड्थ हम बढ़ा देंगे, थोड़ा सा ऐसे बढ़ा के चलेंगे। इसमें भी आया तो थोड़ा सा हम इसे बढ़ा के, मतलब ऐसे 250 300 ऐसे साइज में हम mm में रखेंगे इसे। तो ये हमारा बी भी आ गया, डी भी आ गया, तो हमारा क्या हो गया, ये साइज आ गया, बीम का साइज आ गया, साइज ऑफ बीम आ गया, बी और डी आ गया, इतना हो गया। अब ये तो डिटेल आ गया, मतलब ये गिवन रहेगा, अगर गिवन नहीं हुआ तो ये ऐसे करके हम बीम में हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद स्टेप आता है। तो स्टेप क्या है इसके बाद कि साइड देखते हैं, इफेक्टिव लेंथ निकालना होता है। जिसे यल इफेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। अब इफेक्टिव लेंथ हम कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। जैसे कि ये हम कोड में से निकालेंगे कि IS हमारे पास ये कोड है IS 456-2000। अब इफेक्टिव स्पान के लिए हम क्या कहता है, इफेक्टिव लेंथ और इफेक्टिव स्पान भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो एक नंबर में है क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ, यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ, है ना, डी यहाँ पे। तो क्लियर स्पान हमारा ये बीच का हो गया जितना होगा, इफेक्टिव डेप्थ हमारा ये डी हो गया।
तो ऐसे करके हम यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेंगे। फिर कोड में ही दूसरा क्या कहता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेने के लिए। दैट मीन्स कि यहाँ इस सेंटर से इस बीच का डिस्टेंस जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, यल इफेक्टिव होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, क्लियर स्पान प्लस ये 230/2 प्लस 230/2, ये mm में है तो इसे मीटर में हम रखेंगे। ठीक, जैसे कि ये कितना होगा 230, तो इसका आधा सेंटर से ही लेना है ना, तो इसके आधा 230/2, फिर इस साइड भी 230 है तो इसका आधा 230/2 प्लस ये क्लियर स्पान। ऐसे करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफेक्टिव लेंथ और इफेक्टिव स्पान निकाल लेंगे। और ये दो वैल्यू आएगा, ये दोनों में से जो स्मॉलर होगा, जो छोटा होगा, वो वैल्यू हम क्या करेंगे, इफेक्टिव लेंथ के तौर पे ले लेंगे। यल इफेक्टिव हमारे यहाँ से वो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है हमें क्या करना, लोड कैलकुलेशन करना। स्टेप 1 तो हो गया, यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 1। इसके बाद स्टेप 2 में आ जाता है लोड कैलकुलेशन। अब लोड कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे कि जैसे मानो हमारा ये बीम है, ये बीम पे ऐसे कोई यूनिट लोड लगा है या यूडीएल लगा है, डेड लोड है, लाइव लोड है, कोई भी टाइप का लोड होगा, है ना, जैसे डेड लोड, यूनिट लोड, लाइव लोड, ऐसे हर एक टाइप का इस पर लोड मतलब गिवन होगा। अगर जो गिवन है, जितना ही गिवन है उतना ही लिखेंगे, जो नहीं है वो हम नहीं लिखेंगे। तो हमारा जैसे कि 1 नंबर में से डेड लोड दिया रहेगा इतना किलो न्यूटन, है ना, लाइव लोड दिया रहेगा जैसे कि, है ना, जैसे यूडीएल होगा इतने यूडीएल इतने किलो न्यूटन है, यूनिट लोड होगा, इसी तरह से हमारा सब लोड गिवन होगा। और इसके बाद हमारा क्या होता है कि बीम का अपना भी एक वेट होता है, इसका लोड होता है, अपना भी वेट होता है, उसे कहते हैं हम सेल्फ वेट। और सेल्फ वेट गिवन है, दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो हम निकालेंगे। तो सेल्फ वेट कैसे निकालेंगे, सेल्फ वेट इक्वल टू यूनिट वेट इंटू बी इंटू डी। जैसे ये यूनिट वेट हो गया है ना, यूनिट वेट हो गया क्या, आरसीसी का, आरसीसी का यूनिट वेट कितना होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पे रखेंगे 25, और जितना हमारा ये साइज है बीम का साइज ओवरऑल, है ना, वो साइज हम लिखेंगे यहाँ पे, और ये वैल्यू आएगा हमारा किलो न्यूटन पर मीटर में। और सब का हम टोटल करेंगे तो यहाँ से किलो न्यूटन पर मीटर ऐसे करके हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या होता है करना, फैक्टर लोड निकालना होता है। अगर फैक्टर ये लोड सब जो लोड फैक्टर में दिया है उसको हम रहने देंगे, अगर नहीं दिया है तो सबको हम एक ठाव में कैलकुलेट कर लेंगे एक, और यहाँ पे फिर फैक्टोरेड लोड ऐसे करके निकालेंगे। और फैक्टर लोड निकालने के 1.5 ये डब्लू से डिनोट करके हम रखेंगे इसे, और 1.5 इंटू डब्लू ऐसे कर देंगे, तो ये हमारा इतना किलो न्यूटन पर मीटर फैक्टर लोड आ जाएगा, जिसे अब यहाँ पे हम डब्लू से इसे भी डिनोट कर देते हैं। जो यहाँ का लोड होगा वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और ये हो गया डब्लू बराबर जो आएगा किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, उसके बाद ये तो लोड कैलकुलेशन हो गया। इसके बाद आता है हमारा बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं स्टेप 3 में। ये हो गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यम मैक्स, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए भी फार्मूला होता है। अब हमारा बीम कैसा है, अगर
हमारा बीम सिंपली सपोर्टेड है या कैंटिलीवर है, ये कुछ गिवन होगा। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम अपने बीम को, इस बीम को हम क्या मान के चलेंगे कि हमारा बीम सिंपली सपोर्टेड बीम है। और सिंपली सपोर्टेड बीम में कौन सा लोड लगा है, यूडीएल लगा है, यूनिट लोड लगा है, उस हिसाब से अगर हमारा बीम सिंपली सपोर्टेड हुआ और यूनिट वेट लगा हुआ यूनिट वेट है तो WL/4 होगा। अगर सिंपली सपोर्टेड है और क्या बोलते हैं यूडीएल लगा है तो WL²/8 होगा। इसी हिसाब से अगर मानो कि हमारा बीम सिंपली सपोर्टेड है और यूडीएल लोड लगा है तो WL²/8 ऐसे करके फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला हर एक टाइम पे फर्क होगा, ये डिपेंड करता है हमारा बीम कैसा है। यहाँ से अब हमारा क्या आएगा, किलो न्यूटन इतना मीटर में हमारा बेंडिंग, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। स्टेप 4, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे MOR जिसे हम कहते हैं। अब MOR के लिए भी जैसे अब MOR हम MU लिमिट से भी निकाल सकते हैं, लिमिट करके वो फार्मूला लगा के। और इसका हम एक अगर वो MU लिमिट का वैल्यू रख के अगर एक शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला बनाया जाए तो इस टाइप से फार्मूला बनता है हमारा। जैसे कि मानो कि अब हमारा ये क्या डिपेंड करता है कि ये हमारा स्टील कौन सा है, माइल्ड स्टील है, टोर स्टील है और TMT बार है। अगर माइल्ड स्टील, TMT स्टील, हर एक ये तीनों के लिए 3 तरीके के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के फॉर्मूले हो जाते हैं। तो अगर मानो कि हमारा TMT बार है, TMT बार हम यूज कर रहे हैं, अगर TMT बार यूज कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा 0.133 FCK/BD²। हर एक में ये आगे का वैल्यू मात्रा ही चेंज होगा। अगर टोर स्टील होगा तो यही वैल्यू चेंज होगा, माइल्ड स्टील होगा तो यही वैल्यू चेंज होगा, ये यही रहेगा। तो इस तरीके से हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगा। ठीक है, इसमें वैल्यू रखना है, ये दोनों का वैल्यू मिलना चाहिए किलो न्यूटन मीटर में। और यहाँ पे से अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों का कि कौन बड़ा है, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये है हमारा बीम जो रेसिस्ट करेगा उतना टाइप का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और हमारा बीम पे जो लोड लागने के बाद हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा वो है बीम में आने वाला मैक्सिमम मोमेंट। अगर उससे जैसे कि अब यहाँ पे देखिए MOR ग्रेटर देन MX है, अथवा एक तरफ MOR मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ग्रेटर देन MX, तो क्या होगा और क्या होगा, यहाँ का क्या दो पार्ट में यहाँ से डिवाइड हो जाएगा हमारा। अगर इस तरीके से आ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये बीम सिंगली सपोर्टेड बीम, हमारा मतलब बीम का जो धारने क्षमता है वो ज़्यादा है, रेसिस्ट करने क्षमता जिस पे जो मोमेंट आ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उससे ज़्यादा है रेसिस्टेंस, तो हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे सिंगली सपोर्टेड बीम, है ना, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। हम यहाँ पे ये हो गया सिंगली के लिए। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस धारण क्षमता मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर ज़्यादा है तो ये हो गया डबली रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, तो अब डबली कैसे डिजाइन करेंगे और सिंगली रेनफोर्स सेक्शन कैसे डिजाइन करेंगे, डबली रेनफोर्स सेक्शन कैसे डिजाइन करेंगे, तो अभी देखते हैं। तो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन कैसा होता है कि जैसे कि ये हमारा बीम है, बीम का क्रॉस सेक्शन है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या होता है, ऐसे करके न्यूट्रल एक्सिस होता है। ठीक है, इस तरफ भी हम एक बीम बना लेते हैं क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब पहले सिंगली सपोर्टेड में देखते हैं कि ये न्यूट्रल एक्सिस होता है। यहाँ इससे नीचे के भाग को हम टेंशन जोन कहते हैं, इससे ऊपर के भाग को हम कंप्रेशन जोन कहते हैं। ठीक है, इसको C और इसको टेंशन जोन।
और यहाँ पे हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये टेंशन जोन में कितना रेनफोर्समेंट लगेगा, टेंशन जोन में ही वीक होता है। ये टेंशन जोन रेनफोर्समेंट हम ये क्या कहते हैं उसे, ये रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं टेंशन फोर्स को रेसिस्ट करने के लिए। जैसे कि तो जो नीचे बेंड होता है तो वहाँ पे टेंशन क्रिएट होता है, और ऊपर जो जैसे कंप्रेशन क्रिएट होता है, कंप्रेशन फोर्स, तो इसको हम रेसिस्ट करने के लिए रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं। और रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए अब यहाँ जैसे कि सिंगली रेनफोर्स बीम है, तो यहाँ हम नीचे ही सिर्फ सिंगली में नीचे ही हम डिजाइन करेंगे, नीचे कितना रेनफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना है वो। और तो ये हो गया टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट। उसी तरह से ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस। और इसमें क्या होता है कि नीचे और ऊपर दोनों पार्ट में हमें रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे कंप्रेशन जोन भी हो जाता है, टेंशन जोन भी। तो इन दोनों में हमें कितना कितना लगेगा वो लिखना है। रेनफोर्समेंट टेंशन जोन में कितना चाहिए और कंप्रेशन जोन में कितना चाहिए, ये डब्ल्यू में हमें दोनों कैलकुलेट करना होता है, ये निकालना पड़ेगा। और यहाँ सिंगली में सिर्फ टेंशन जोन के रेनफोर्समेंट निकालना है। और ये जो रेनफोर्समेंट यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे भी, तो ये छोड़ दीजिए ले तो यहाँ पे कितना होगा वो हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर m इक्वल टू 0.87 FY AST D इंटू 1 माइनस FY AST, नीचे लिखेंगे FCK/VT स्क्वायर, ये एक फार्मूला रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो m है ये सबसे कम वाला रखेंगे। तो इसमें कम कौन है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, MOR है, ठीक। सॉरी ये मैक्स है, ये मैक्स है ना, हाँ तो ये मैक्स पे रखेंगे, कम वाला हम यहाँ पे कम वैल्यू रखेंगे। और इस तरीके से हमारा एस यहाँ पे कैलकुलेट 0.8 FY का वैल्यू भी गिवन है, डी का भी वैल्यू पता है, FY AST का वैल्यू नहीं पता है, FCK का वैल्यू पता है, BT सब पता है। तो यहाँ से AST एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, ये हमारा MM स्क्वायर आएगा। उसी तरह से m इक्वल टू 0.87 FY AST D 1 माइनस FY AST बाई FCK/VT स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी हम m का वैल्यू कितना ये दोनों में से रखेंगे, सबसे कम वाला, जैसे कि यहाँ MOR का वैल्यू आएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आने के बाद AST कितना हुआ, AST अब इसको 1 से डिनोट कर देंगे और MM स्क्वायर में आएगा, MM स्क्वायर में इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो W में भी आ जाएगा, सिंगली में भी आ जाएगा, इतना निकाल लेंगे। सिर्फ यहाँ पे ये कम वाला वैल्यू कौन होगा वही चेंज होगा। अब एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एडॉप्ट करेंगे। क्या करेंगे, एडॉप्ट करेंगे कितना MM के यहाँ पे। अब तो ये यहाँ पे कितना एरिया लगेगा स्टील का वो टोटल हमारा निकल चुका है। अब ये तो हमारा क्या होता है कि मार्केट में मिलता है, बाज़ार में आपको जैसे मिल सकता है 16 mm 20 mm 25 mm जैसे को आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे जिस हिसाब से हम यहाँ पे डायमीटर एडॉप्ट कर लेंगे, ठीक। जैसे कि आप 16 mm भी कर सकते हैं, 20 mm भी कर सकते हैं, 25 mm भी कर सकते हैं, जितना भी कर लीजिए। और एक 16 mm का कितना होगा वो निकालेंगे। AST जिसे हम इंडिविजुअल का नाम दे देंगे, ठीक है, ST इंडिविजुअल। और एक का कितना होगा पाई इंटू, अगर यहाँ पे D स्क्वायर बाई 4 ऐसे करके एक रिबार का कितना डायमीटर के ले रहे हैं आप, उसी हिसाब से तुम यहाँ पर रख देना है। तो यह होगा MM स्क्वायर में एक का आ गया, ठीक है। इसी तरह से अब तो एक का आ गया है ना। अब कितना नंबर लगेगा यहाँ पे टोटल, तो उस एक से इसमें टोटल में हम भाग कर देंगे।
तो नंबर ऑफ बार निकालने के लिए AST में AST इंडिविजुअल से डिवाइड कर देंगे तो इतना नंबर ऑफ बार आ जाएगा, है ना। 3 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जितना आए। अगर 2.5 आ रहा है तो उसे बढ़ा के हम 3 कर देंगे, 3.4 आ रहा है तो उसे हम 4 कर देंगे, ऐसे करके हम बढ़ा देंगे, ठीक है। इसे होल नंबर में रखेंगे, फ्रैक्शन में नहीं। तब इसके बाद अगर हमारा 3 आया है ना, तो AST प्रोवाइड लिखेंगे और जितना नंबर आया वो नंबर इंटू पाई और एडॉप्ट किए हैं आप O²/4, तो ये गया हमारा mm² में कितना हम एरिया प्रोवाइड करने वाले हैं। तो AST प्रोवाइड हो गया, ये हो गया हमारा प्रोवाइड। अब इसके बाद हम यहाँ पे इतना एरिया, इतना नंबर ऑफ, इतने डायमीटर का प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हो गया। आप एक न्यूमेरिकल करेंगे तो सब बुझ जाएंगे। अब उसके बाद हम क्या करना पड़ता है, हमको चेक करना पड़ता है। और चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कोड में देखते हैं कि AST एरिया ऑफ स्टील हम सबसे इसमें कम कितना रख सकते हैं वो निकालना है, ठीक। और AST मैक्सिमम सबसे ज़्यादा हम कितना रख सकते हैं वो निकालना है। तो AST मिनिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, इसी कोड में देखें। जैसे कि यहाँ पेज नंबर 16 में हमारे है 26.5.11 क्लॉज में है, तो AS/BD = 0.85 FY, AS/BD = 0.85 FY। यहाँ पे AST ये है जो मिनिमम है, तो AS निकालना है। तो ये B का वैल्यू, इसका भी वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, तो AS हमारा मिनिमम इतना आ जाएगा, है ना, mm² में, ठीक है। उसके बाद AST मैक्सिमम निकालेंगे। AST मैक्स के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ कोड में ही है 0.04 BT, वो भी टेंशन। ये सिर्फ चेक हमारा यहाँ पे जो वैल्यू है टेंशन जोन के रेनफोर्समेंट के लिए मात्र है ये फॉर्मूला। तो 0.04 BT ऐसे करके AST मैक्सिमम आ गया। तब AST जो होगा मिनिमम उससे ज़्यादा होगा AST प्रोवाइड होना चाहिए, है ना, उससे भी ज़्यादा AST मैक्स होगा, ठीक है। और इस तरह से ओके होगा। ये हमारा सिंगली सपोर्टेड बीम का इतना तक डिजाइन हो गया। अब उसी तरह से हम डबली का करेंगे, है ना। अब डबली का AST मिनिमम तो हम AST1 जो नीचे है वो निकाल चुके हैं, है ना। यहाँ पे अब आधा ही निकला है, अब इसके बराबर में हम निकालेंगे। जैसे मैक्सिमम एक निकाल रहे हैं, अब उसके बाद हम क्या लेंगे कि इसके बराबर ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अब इसके बराबर हम कितना है, जैसे कि M मैक्स माइनस MOR, कुछ तो बाकी रह जाएगा M, उसे हम कह दें M रिमेनिंग, ठीक है। अब M रिमेनिंग इसके बराबर निकाल लिए, इसमें कुछ और थपेंगे तब ना इसके बराबर आएगा, तो वो रिमेनिंग होगा। तब कितना थपना पड़ेगा, जो M रिमेनिंग के बराबर से निकालेंगे, तो MR से नाम दे देते हैं। और इसके बाद 0.87 FY AST D माइनस D-, और यहाँ पे ये वैल्यू M रिमेनिंग के रखेंगे AST। अब यहाँ से जो AST आएगा वो 2 आएगा और mm² होगा, और AST बराबर AST1 प्लस AST2, ऐसे करके हमारा ये टोटल एरिया ऑफ स्टील डबली रेनफोर्स का निकल जाएगा। अब डबली रेनफोर्समेंट के निकल गया, तो जैसे हम इसके निकाले थे सिंगली का टोटल AST, उसी टाइप से हमारा ये भी निकल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एडॉप्ट करेंगे, दीवार का डायमीटर 5 हम एडॉप्ट करेंगे, जैसे हम इसमें किए थे सिमिलर, है ना। उसके बाद AST इंडिविजुअल निकालेंगे, है ना। एक का कितना होगा, पाई इंटू 5² बाई 4 करके, और नंबर ऑफ
बार टेंशन जोन में कितना होगा वो निकाल लेंगे, है ना। ये टोटल में AST में AST इंडिविजुअल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा, और AST प्रोवाइड हो जाएगा यहाँ से, जितना नंबर आएगा उतना नंबर इंटू पाई टू ये जितने हम डिवाइड एडॉप्ट किए हैं डायमीटर उस हिसाब से, तो ये होगा mm²। ये हो गया टेंशन जोन का। ठीक, अब टेंशन जोन का जैसे कि इसमें भी सिंगली रेनफोर्समेंट में हम चेक किए थे यहाँ से, वैसे ही उसी हिसाब से हम चेक कर लेंगे कि हमारा इसमें इस कंडीशन में पड़ता है कि नहीं, सिमिलर वैसे ही करेंगे। उसके बाद हम ये चेक हो गया हमारा, उसके बाद हमें निकालना होता है अब तो ऊपर का भी इसमें क्या है कि कंप्रेशन जोन का भी है ना रेनफोर्समेंट निकालना पड़ता है, तब इससे कंप्रेशन रेनफोर्समेंट हम कैसे निकलते हुए देखते हैं। कंप्रेशन जोन के लिए ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, है ना। तब एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन के लिए क्या करेंगे, MR वो रिमेनिंग के साथ, है ना, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा FSC माइनस FCC इंटू ASC D माइनस D डैश। अब क्या 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 है हम वो बोलते हैं, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रिमेनिंग हो गया ये, है ना, रिमेनिंग जो हम यहाँ पे निकाले थे M रिमेनिंग, ये हो गया, ये वैल्यू रखेंगे। उसके बाद FSC ये है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, और SCC है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को, ये हो गया। और ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेसिव जोन, ऐसे करके हो गया। अब FCC ये हमें वैल्यू नहीं पता है, FSC हमें वैल्यू नहीं पता है, FCC। अब FCC के क्या होता है 0.446 FC के, इस टाइप से हम वैल्यू इसे लिख सकते हैं, इसके सटा हमारा ये वैल्यू होता है। और FSC की वैल्यू निकालने के लिए हम कोड में दिखाते हैं आपको कि कहाँ से लिखने मिलेगा। एस कोड में ये है, ये AFC के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बार ऑन D डैश बाई D के फॉर्म में है। अगर D बाई, इसके लिए हम कैसे करेंगे, जैसे कि D जैसे यहाँ पे है ना D डैश बाई D करेंगे, और यहाँ से हमारा वैल्यू आएगा, और वैल्यू हमारा मानो 0.1 आ गया, तो हमारा कौन सा लिए 250 ये हो गया माइल्ड स्टील टोर स्टील TMT बार के लिए, है ना। अब कौन सा बार है उस हिसाब से 0. ये ऐसे करके ये FC का हमारा यहाँ पे मानो कि TMT बार है, और 0.1 आ गया वैल्यू, तो 412 ये FC का वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे करके ये FSC का यहाँ से हम वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू लिखने के बाद क्या करेंगे, ये हमारा एक और तरीका भी है, जैसे कि यहाँ पे है FI ये के लिए 500 के लिए भी है, और ASC ये इस तरीके से भी निकाल सकते हैं 0.05 XU लिमिट बाई, तो यहाँ तो सब वैल्यू गिवन है। XU लिमिट के वैल्यू हम यहीं से भी ले सकते हैं, ये जैसे कि माइल्ड स्टील के लिए XU लिमिट की वैल्यू है, टोर स्टील के लिए TMT के लिए XU लिमिट की वैल्यू हमारे यहाँ पे है, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे D डैश बाई D को D के फॉर्म से हम निकालेंगे। तो FC के वैल्यू भी हो गया, अब FCC के वैल्यू आ गया 0. कितना था 446 FC के, ये भी हो गया। तो अब इस तरीके से MR रिमेनिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस FSC माइनस FCC ASC D माइनस D डैश, ऐसे करके यहाँ से एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन MM स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब कितना नंबर है एडॉप्ट करेंगे, जितना नंबर देना है ना, 5
आप डायमीटर भी अडोप्ट कर सकते हैं। आप डायमीटर अडोप्ट करना पड़ेगा, कितने mm डायमीटर के हम बार प्रोवाइड करते हैं, 60 mm 20 mm जितना का उससे हम अडोप्ट कर लेंगे। और नंबर उसी तरीके से तो एक आ जाएगा नंबर ऑफ रीबार, यहाँ से रेनफोर्समेंट हम निकाल लेंगे। तो AST जो हो गया यहाँ ASC जैसे आगे किए थे ना, नंबर निकाले थे कितने नंबर आ रहा है वो, और AST इंडिविजुअल करके ASC इंडिविजुअल करके हम यहाँ से नंबर बार निकाल लेंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एक फ़ोटो बनाएंगे, पिक्चर। अब ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस है ना, ये नहीं देना है। और नीचे कितने बार, 3 4 5 जितने लगा है ना, 4 है तो 4 यहाँ पे हो गया। तो ऐसे करके ऐसे दिखा देंगे। 4 नंबर ऑफ बार कितना का है, अगर मानो 20 का है तो 20 mm ऐसे करके हमें दिखाना है। यहाँ 5 20 ऐसे करके लिख देना है। और यहाँ पे 1 2 3 हुआ तो ऐसे करके 3 mm 5 16 mm का ऐसे करके हमें दिखाना है। इसी तरह से AST ये हो गया सिंगली का है ना। तो सिंगली में भी ये इतना डिजाइन करने के बाद, ओके करने के बाद हम यहाँ से ऐसे करके 1 2 3 4 आया तो 4 है ना। यहाँ पे 4 नंबर कितना का 20 का तो 25 mm लिख देंगे। और यहाँ पे क्या करना है कि 1 2 इस बार का स्टीरअप से भी जोड़ना होता है। तो स्टीरअप हम रखने के लिए ऊपर तो नहीं डिजाइन किए, लेकिन फिर भी 2 हम रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे करके स्टीरअप से ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया। B कितना होगा ये दिखा देना है, कैपिटल D कितना है वो दिखा देना है। और ऐसे ही करके हमारा बीम डिजाइन हो जाएगा। इसके बाद होता है हमारा शेयर एनफोर्समेंट डिजाइन करना पड़ता है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।